नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल श्रीवास्तव और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे 83rd रैंक मिली है। तो पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि बाय क्वालिफ़िकेशन आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम वीआईटी वेलोर। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया एज अ बिग डेटा साइंटिस्ट इन म्यू सिग्मा बिजनेस सॉल्यूशंस एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। और इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के बारे में कि कैसे मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी और हम कैसे इस ऑप्शनल को एक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कोर भी आता है बहुत अच्छा। मेरे पहले अटैम्प्ट में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, मेरे ऑप्शनल में थे 284 मार्क्स और इस अटैम्प्ट में मेरे आए 294 मार्क्स। तो फिर हम आगे बात करते हैं इस ऑप्शनल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो बाकी लोग, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करना चाहिए। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल ले लिया, तो क्या मेरे दिमाग में था जो मैंने ऑप्शनल चेंज किया। तो इसमें 3 चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पहला होता है हमारा इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि इस ऑप्शनल को हमें बहुत ही स्पेशलिस्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लगभग बीटेक लेवल के हमें पढ़ने पड़ते हैं। ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें ऑनर्स लेवल तक पढ़ने पड़ते हैं। तो एक तरीके से हमें 1 या 2 साल बहुत ही स्पेशलिस्ट स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, क्योंकि अगर हम हमारे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे अगर हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हों या सीनियर्स अवेलेबल हों जो हमें गाइड कर सकें, तो वो बेटर रहेगा। और तीसरी चीज़ होती है स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम भले ही कितना भी हमारा इंटरेस्ट हो या कितने भी अच्छे टीचर्स हों, वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों पे कोई भी ऑप्शनल की चॉइस डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों चूज़ किया। मैंने अपना जीएस काफ़ी पहले से पढ़ लिया था, तो फिर मैंने सारे टॉपिक्स को देखा कि कौन से टॉपिक्स में मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, किस में मेरा वीकनेस है, कौन से टॉपिक्स में पढ़ूंगा तो ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ मार्क्स। तो मुझे समझ में आया कि एक ऐसा टॉपिक जिससे जीएस से रेलिवेंट रहे जो ऑप्शनल, वो चूज़ करना चाहिए। तो जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन चूज़ किया। इसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 4 और ऐसे तक की हेल्प मिलती है, क्योंकि जीएस 1 में हिस्ट्री का पार्ट आता है, जीएस 2 में तो पूरा ही पेपर पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पॉलिटी और आईआर का पार्ट होता ही है। जीएस 3 के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स लाइक डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हों जैसे पेरिस डील हो गई, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब भी पार्ट होता ही है। तो मुझे यहाँ लगा कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा। सिमिलरली एथिक्स में जैसे हम लोगों को काफ़ी थिंकर्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट, तो पॉलिटिकल साइंस में तो ये वैसे ही हम लोगों को इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, तो एथिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिमिलरली जब हम ऐसे की बात करें तो उसमें जो हम कोड्स लिखते हैं या जो हमें एक मल्टी डायमेंशनल वे में एक ऐसे को एनालाइज करना पड़ता है, तो वो भी इस ऑप्शनल से हेल्प होता है। तो ये मेरे कुछ रीजंस थे ऑप्शनल चूज़ करने के। पर ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शनल जो है ये बेस्ट ऑप्शनल है। हर एक ऑप्शनल जो होता है उसके कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसके मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, एंड हर कोई एस्पिरेंट या हर जो टॉपर होता है वो अलग अलग ऑप्शनल से आते हैं। तो हम किसी एक ऑप्शनल को यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसी से रैंक आती है या यही जो है वो हमारी नैया को पार लगाता है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, जैसे कि ये बहुत ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। इसमें क्या होता है कि वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑलवेज, क्योंकि हर एक डेवलपमेंट, हर एक इवेंट, हर कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कुछ ऑप्शनल में ये होता है कि आपने अगर एक बार नोट्स बना लिए तो उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वही एप्लीकेबल रहेंगे। पर जो मैंने 2016 अटैम्प्ट में जो ऑप्शनल में पढ़ाई की थी वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, वो एकदम अलग थी जो 2017 मैंने अटैम्प्ट के लिए करी थी। तो यहाँ पे थोड़ा ये हम लोगों को बहुत डायनामिक रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। ऐसा लगता है कि इसे कोई भी सॉल्व कर लेगा। आपके GS2 पॉलिटी से भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पर ऐसा आंसर्स लिखते टाइम ऐसा नहीं होता। उनके आंसर्स बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके आंसर्स एक अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो भले ही एक बहुत ही ओपन एंडेड या बहुत ही जनरलिस्ट क्वेश्चन होगा, बट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए उसको एक बहुत ही अलग तरीके से लिखना होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज होता है कि हम जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ते हैं उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए।
एक और फ़ायदा जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का होता है वो होता है कि पेपर्स में सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर आप कोई और ऑप्शनल लें तो उसमें जो पेपर 1 होता है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होता है और जो पेपर 2 होता है वो मोस्टली एप्लीकेटिव बेस्ड होता है। पर इसमें हम देखें तो पेपर 1 पूरा पॉलिटिकल साइंस होता है एंड पेपर 2 तो अलग ही सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें डेप्थ ऑफ स्टडी है वो थोड़ी कम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर एक पूरा का पूरा पेपर थ्योरी पे आ जाए और यहाँ पे सिर्फ 1/4 रहेगा, अगर दोनों पेपर मिलाएं तो सिर्फ 25% वेटेज रहती है थ्योरी पार्ट को, नेक्स्ट 25% इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, देन IR का फर्स्ट पार्ट इज़ थ्योरी एंड सेकंड पार्ट इज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो दोनों पेपर का जो 2 B पार्ट्स हैं वो तो हमारा GS से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। सिर्फ पहले पार्ट के लिए हम लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो एक बहुत, हम लोग अगर सेलेक्टिव स्टडी भी करके जाएँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लें तो भी हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें पेपर 1 में पार्ट A जो थ्योरी और थॉट होता है, तो उसको पढ़ने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बना लें। अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा वेग और एब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ेंगे और सिर्फ रटने पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हम अपना जो एम है उसको मीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स से स्टार्ट करें। जो थिंकर्स का जो थॉट है उसमें हमें हर थिंकर के बारे में बताया जाता है और कैसे उसने अपनी जो सिचुएशंस रही, पॉलिटिकल सिचुएशंस रही, उसको देख के उसने क्या थ्योरी दी, उसने क्या अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। तो पहले हम उसको ढंग से पढ़ लें। तो जब हम उनको पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा थिंकर जो है वो किस तरह से बात करता है या किस उसका ओपिनियन क्या है चीज़ों के बारे में। फिर जब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं जो कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, तो उसमें हम पढ़ते हैं जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। तो हमें पहले से ही हमारे पास नॉलेज होती है थिंकर्स के बारे में कि उनके क्या ओपिनियन थे, तो हमें वो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आइडियोलॉजीज़। तो जब वो कंसेप्ट्स को हम एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारा एक थीम चेंज हो जाता है, बाकी कंटेंट उसका सेम ही रहता है। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो वे सारे जो टॉपिक्स हैं पेपर 1 पार्ट A के वो आपको एक जैसे लगेंगे, बस उनका जो फाइनल गोल है, चाहे वो थॉट हो या वो थ्योरी हो या वो आइडियोलॉजी हो, बस उतना ही चेंज होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 पार्ट 2 के बारे में जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। ये बहुत ही ज़्यादा GS से रेलिवेंट है। जो भी चीज़ें हम लोगों को GS2 पेपर में पढ़नी पड़ती हैं वही सारी यहाँ पे भी आती हैं, बट यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्पेशलिस्ट माइंडसेट से पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे हमें कुछ भी ऑथर या कोई भी स्कॉलर को कोट नहीं करना पड़ता है। पर पॉलिटिकल साइंस में आप एक सिंपल सा आंसर भी लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या एक पॉलिटिकल इवेंट के ऊपर, तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स एक स्पेशलिस्ट माइंडसेट से बताने पड़ेंगे। तो जो भी इसके बारे में जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको हमें इसमें डेफिनेटली कोट करना पड़ेगा। पेपर 1 पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मार्क्स नहीं आते हैं। वो इसी वजह से नहीं आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जेनरिक होते हैं, क्वेश्चंस बहुत जनरल स्टडीज़ टाइप के होते हैं और हम उनके आंसर्स भी एकदम GS टाइप के लिख देते हैं और फिर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपना जो GS की प्रिपरेशन है और ऑप्शनल की प्रिपरेशन है इसको थोड़ा अलग रखें। फिर आते हैं IR पेपर पे। इसका जो पहला पार्ट होता है वो थ्योरी पार्ट होता है। ये पहले पॉलिटिकल साइंस पेपर की तरह इसमें भी थ्योरी होती हैं, इसमें भी कई ऑथर्स के बारे में बताया जाता है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, कैसे थ्योरीज इवॉल्व हुई, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुए। तो इनका बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज हमें चाहिए होता है और यहाँ से हमें ओपिनियन पता चलता है कई सारे स्कॉलर्स का। तो इसको भी एक स्पेशलिस्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम पार्ट 2 में पेपर 2 के, दैट इज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। That is again exactly similar to what we study in general studies, but again here we have to quote different diplomats, ambassadors, as well as the specialist जो हम न्यूज़पेपर्स में या different magazines में हम specialist को पढ़ते हैं जो international relations के बारे में अपने opinion देते हैं, उनको बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम उनको कोट नहीं करेंगे तो हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको अलग तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर एकदम यूनिवर्सिटी लेवल जैसा ही आता है। बट हाँ, उनका आंसर लिखने का तरीका थोड़ा UPSC की तरफ आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग किसी और बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से, और हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप क्लासेस ले रहे हैं कहीं पे तो फिर मेरे ख्याल से उनके नोट्स ही सफिशिएंट रहेंगे। बट फिर भी
अगर हम अपने नोट्स को भी रिफ़ाइन करना चाहें यार, हम यूनिवर्सिटी जो हमें एजुकेशन मिली है उसको भी रिफ़ाइन करना चाहें, तो कुछ बुक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने ढंग से फॉलो नहीं करी थी, पर कहीं ना कहीं अगर आपको उनकी ज़रूरत लगे तो आप प्लीज़ उनको फॉलो करिए। थ्योरी के लिए है ओपी गौबा एंड एंड्रयू हेवुड। और जहाँ तक पार्ट 2 की बात है, जहाँ चाहे वो आईजीपी हो चाहे वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, तो वहाँ पे बस जो हम लोग जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ते हैं उतना ही काफ़ी है, जो बुक्स हम उनके लिए पढ़ते हैं वही काफ़ी हैं। और उसमें बस अपने न्यूज़पेपर से थोड़ा ऑथर्स को कोट करते रहिए, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑप्शन में मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर का रोल होता है, क्योंकि पूरा ही ऑप्शनल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर से ही कोई अपना सोर्स ऑफ स्टडी बना लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एनीवेज़ हम लोगों को जनरल स्टडीज़ के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना उसको हम अपने ऑप्शनल में भी यूटिलाइज़ कर लें। तो आप देखिए द हिंदू में बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, इंटरनेशनल सिचुएशंस के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है बहुत सारे ऑथर्स के बारे में, तो आप उनको पढ़ते रहिए और उनके नोट्स बनाते रहिए, कि नोट्स इन द सेंस कि उन्होंने क्या कहा है उसमें, एक उस आर्टिकल का एक एसेंस ले लीजिए 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में, और जो कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। फिर और जो सोर्सेज हैं उसको हम जो अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं या मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ मैगजीन्स और वेबसाइट्स को फॉलो किया था, मैं वो बता देता हूँ। एक तो IDSA होता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट का इंडिया की गवर्नमेंट का एक तरीके का सोर्स है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होती है, और जो ओपिनियंस होते हैं वो भी बहुत ही हाई लेवल लोगों के होते हैं, जैसे हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हो गए या फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, इनके व्यूज़ होते हैं। सिमिलरली scroll.in है, द वायर है, और इनफैक्ट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रिपेयर करने का, कि हमारे रिलेशंस किस इंडस्ट्री के साथ, किस कंट्री के साथ कैसे चल रहे हैं। फ्राइडे को द हिंदू में एक डिबेट आती है, येस नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, पहले ये आती थी लेफ़्ट राइट और सेंटर के नाम से। तो ये तो एग्जैक्टली हमें जैसे पॉलिटिकल साइंस में आंसर लिखना होता है वैसे उसी फॉर्मेट में होती है। 2 स्पेशलिस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू में आंसर्स ओपिनियन दिए होते हैं, और एंड में एक किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी एक्सपर्ट का एक बैलेंस सॉल्यूशन दिया होता है उस इशू को लेके। तो प्लीज़ फ्राइडे की जो डिबेट आती है उसको ज़रूर फॉलो करें और एग्जैक्टली उसको अपने नोट्स में बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। फिर जब हम धीरे धीरे इन ऑथर्स को पढ़ने लगते हैं तो हमें उनका एक माइंडसेट समझ में आता है कि वो किन टॉपिक्स के बारे में कैसे अप्रोच करते हैं। तो जब हम वो आर्टिकल पढ़ने से पहले ही हमें समझ में आ जाएगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा, और फिर जब हम उस व्यू से उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा, और हम कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में उसको बहुत अच्छी तरीके से कोट कर पाएंगे। जैसे कुछ ऑथर्स हैं जो मुझे बिल्कुल याद है, जो जिनका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आते रहते हैं, जैसे नीरजा चंदोक हैं, वो पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखती हैं। उपेंद्र बख्शी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के बारे में काफ़ी लिखते हैं। देन आशुतोष वार्ष्णे हैं, जो इंडिया के सेक्युलरिज्म और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी लिखते हैं। ऐसे जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन जी का आर्टिकल आता है राजमंडला के नाम से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। डॉक्टर हर्ष वी पंत के बारे में काफ़ी उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वो प्लीज़ उनको फॉलो करिए। देन हमारे एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं राकेश सूद जी, उनका भी आर्टिकल्स आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेके। तो अगर हम वो उनको फॉलो करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हमें मिलेगा, और जब हम उनको अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगेंगे, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम कोट कर पाएंगे, तभी हम अपने ऑप्शन को स्पेशलिस्ट बना पाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर राइटिंग की। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए इस ऑप्शनल के 2011 से 2016 तक, या फिर आप 1991 से भी देखें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अच्छे से हम प्रिपेयर कर लें, उनके आंसर्स लिख लें, तो हमारा 50 to 60% प्रिपरेशन तो हो जाती है, और इसको किसी से इवेलुएट करा लें तो आप अपने आंसर्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमें एलिमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, तो उनको हमें ढंग से पढ़ना चाहिए। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि अभी दोबारा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा वो, और उसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और कहीं ना कहीं उसको अगर हम करंट अफेयर से रिलेट कर सकें, कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आया जो कि शायद 2005 में उसकी रेलिवेंस अलग चीज़ टॉपिक से रही हो, और 2017 या 18 में उसकी
जो रेलिवेंस है वो किसी और इवेंट से एसोसिएटेड हो गई हो, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। और जितने ज़्यादा उसको करंट अफेयर से हम करंट अफेयर से रिलेट करके लिख पाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। थ्योरी पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिटिसिज्म। यूजुअली क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता है कि इस थ्योरी को या इस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करिए या इसका क्रिटिसिज्म दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चाहे लिखा हो या चाहे ना लिखा हो क्वेश्चन में, हमें ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तभी हम उस आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव और उस बैलेंस बना पाएंगे। तो क्रिटिसाइज़ करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले 2 एक बहुत स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, किसी ऑथर से ही उसको क्रिटिसाइज़ किया हो तभी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाटो को अरिस्टोटल ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, तो 2 पॉइंट्स हम अरिस्टोटल के वहाँ पे डाल सकते हैं, और तीसरा आप चाहें तो एक जनरल क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अपने मन से क्रिटिसिज्म हम बना के कुछ भी लिख दें तो उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही होना चाहिए। जो कंक्लूजन होगा उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज जो भी पॉलिटिकल थिंकर अपने थ्योरी देता है वो अपने टाइम की सिचुएशंस को देख के ही थ्योरी देता है। उसको अगर आप आज से कंपेयर करने लगेंगे तो वो थ्योरी आपको रेलिवेंट लगेगी ही नहीं। तो इसलिए उस पॉलिटिकल थिंकर ने जो भी थ्योरी दी वो अपने टाइम के हिसाब से दी, तो डेफिनेटली उसको हमें उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। तो भले ही आप उसका कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, एट द एंड हमें उसमें बताना चाहिए कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप था, या उस थिंकर की जो सिचुएशंस रहीं उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। तभी हम एक होपफुल या और एक पॉजिटिव नोट पे हम अपना क्वेश्चन एंड कर पाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैंने नहीं ली थी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स लेते हैं एंड उससे उनको फ़ायदा भी होता है। मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, और एक पैटर्न हमें समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। तो अगर हम उन पैटर्न्स को ही फॉलो करके अपनी तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो करा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाती हैं हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे और मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। पर मैंने अपने दोनों अटैम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली पॉलिटिकल साइंस के लिए, एंड मेरे स्कोर्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं, और इनफैक्ट जो टॉप रेंज रही है उनके आसपास ही रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये थी मेरी अप्रोच पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। देखते रहिए डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।